हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग अगेन। सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे, जहां पे आपकी इंग्लिश की कमजोरी को, वीकनेस को बदला जाता है स्ट्रेंथ में। इन क्लासेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप एग्जाम की फुल प्रेपरेशन कर सकें अगले आधे घंटे में। आप रीड करेंगे मेरे साथ द हिंदू का ये एडिटोरियल। पढ़ते पढ़ते बीच में जो ग्रामर आएगी और वोकैब आएगी उसको लॉजिकली आप कवर करते हुए चलेंगे। इस तरीके से चीजें कवर करेंगे कि कम से कम आपको रटना पड़े, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लॉजिकली कवर कर पाएं। तो चलिए बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन बहल। क्लासेस में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वक्त शाम में रोज आपको ये क्लास मिलती है। कह रहा है जी माइंडलेस बॉम्बिंग। देखिए लेस या फुल, अगर लेस या फुल लास्ट में लग जाए किसी वर्ड के तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। माइंडलेस मतलब जिसमें माइंड ना हो, केयरलेस मतलब जिसमें केयर ना हो। तो कह रहा है जी ऐसी बॉम्बिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से जो माइंडलेस है, जिसमें कोई सोच कोई समझ हमें दिखाई नहीं देती। माइंड का मतलब समझते हैं ना, दिमाग। तो बिना दिमाग की बॉम्बिंग अमेरिका कर रहा है। चलिए किसकी बॉम्बिंग कर दी अमेरिका ने, टाइटल पैराग्राफ को देखो, यहां से आइडिया लगेगा। कह रहा है जी ट्रम्प्स मिलिट्री स्ट्राइक्स एंड रिलीजियस रिटोरिक विल वर्सन सिचुएशन इन नाइजीरिया। कह रहे डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलिट्री की स्ट्राइक्स हैं, स्ट्राइक का मतलब हमला, मिलिट्री का मतलब फौजें। कह रहे ट्रंप के द्वारा, फौजों के द्वारा करवाया गया जो हमला है, और फिर जो ये रिटोरिक देते हैं, रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें जिनके अंदर बात ज्यादा हो और एक्शन कम हो, सिर्फ कहने भर के लिए कही गई हो, ऐसी बातें कहलाती हैं रिटोरिक। कह रहे इनकी स्ट्राइक्स और फिर धर्म के नाम पे जो बड़ी बड़ी बातें, ये वर्सन कर देंगी और खराब कर देंगी सिचुएशन को, हालात को, नाइजीरिया नाम के इस देश में। चलिए ट्रम्प्स मिलिट्री स्ट्राइक्स एंड रिलीजियस रिटोरिक, ये दोनों बनेंगे सब्जेक्ट्स। वर्ब है इनकी विल वर्सन। वर्सन यानी चीजों को खराब करना, डिटीरियोरेट करना, उनके लेवल को, इंटेंसिटी को, क्वालिटी को खराब करना। नाइजीरिया एक कंट्री का नाम है, इसकी कैपिटल है क्या है, अबूजा। अभी आगे आप देखेंगे। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैबुलरी दिखाता हूं आपको मैं। 5 वर्ड्स हैं अपने पास जिनको अपने पिक्चर्स के सहारे और निमोनिक्स यानी ट्रिक्स के सहारे पढ़ेंगे ताकि वो आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ सके। देखिए एज ए टीचर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैंने कंसिस्टेंटली फेस की है। प्रेटी मच एवरी डे ये रिक्वेस्ट मेरे सामने होती है कि सर कोई ऐसी वीडियो सीरीज हो, कोई कोर्स हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर भी आती हो, इंग्लिश रीडिंग करना भी सीख जाएं, वोकैब को भी हैंडल करें, और आरसी, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, इंग्लिश का हर एस्पेक्ट एक सिंगल सीरीज के अंदर, सिंगल टूल किट में आपको मिल सके। तो इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रख करके बनाया गया है इंग्लिश अनलॉक्ड फुल टूल किट कोर्स। एक ऐसा कोर्स जिसमें आपके एग्जाम का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। अब इस कोर्स के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी किताब खोल करके नहीं देखनी है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेगा। कोर्स का प्राइस रखा गया बहुत कम, 949। यू कैन अवेल दिस कोर्स ऑन दिस डिस्काउंटेड प्राइस। याद रखें ये फुल टूल किट है, 50% कोर्स हो चुका है। 2026-27 के लिए हम एम कर रहे हैं हर एग्जाम को। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए वाईटी ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। कोर्स आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। अनलॉक्ड कोर्स के साथ साथ ऐप के ऊपर आपको हमारा राइटिंग का सुपर हिट कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है सिर्फ 50 से 60 घंटों में। कोई फालतू बात नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही 50 से 60 घंटे क्रैश कोर्स की तरह आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। और अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिटेल्ड राइटिंग कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। मिशन सिविल सर्विसेज फुल माइग्रेशन कोर्स है, हिंदी टू इंग्लिश। दोनों ये तीनों कोर्सेज ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, सारे एस्पेक्ट्स इनमें कवर्ड हैं। ये टीम का नंबर है व्हाट्सएप का, कोई भी क्वेरी हो टीम से व्हाट्सएप करके आप बात करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। ऑलराइट, पहला वर्ड अपने पास रिटोरिक। अभी मैंने बताया था आपको, इसका मीनिंग होता है जी ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो सिर्फ कहने भर के लिए कही गई हो ताकि आप लोगों को खुश कर पाएं या फिर अपनी बात को और इंप्रेसिव तरीके से रख पाएं। बात आपकी प्रभावशाली हो लेकिन आडंबर से भरी हो, उस बात में कोई सच्चाई ना हो। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, रिटोरिक। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए रिटोरिक बना है रिच टॉक से। रिच टॉक से बना है रिटोरिक। रिच टॉक मतलब रिच वर्ड्स वाली बातचीत, जिसमें वर्ड्स बहुत रिच हैं, शब्द बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको निमोनिक बना के रखोगे, रिच टॉक तो हमेशा दिमाग में रहेगा। अब रिटोरिक के सिनोनिम्स क्या हैं, बड़ी बड़ी बातों के सिनोनिम्स होते हैं जी ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, बॉल्डरडैश, ओरेटरी और हाइपरबोल।
लॉक्वेंस का मतलब होता है बात, ग्रैंडी लॉक्वेंस यानी बड़ी बात। अगेन लॉक्वेंस का मतलब होता है बात, मैग्नी लॉक्वेंस यानी बड़ी बात। ग्रैंडी मैग्नी सबका मतलब होता है बड़ा। और वैसे ही बोल, BOLE बोल, बोल का मतलब होता है बात, हाइपर मतलब बड़ा। तो ये तीनों वर्ड्स जो है ना ऐसे ब्रेक करके याद रखे जा सकते हैं। अब देखो रिटोरिक का एक आपको एंटोनिम बताता हूं, बड़ा कमाल का है, शानदार सा है, जो कि है कैंडर। कैंडर होता है जी फ्री और फ्रैंक स्पीच, जिसमें आप सच बोलते हो और परवाह नहीं करते हो सामने वाले को कैसा फील होगा। इसमें रिटोरिक नहीं होता, एकदम ऑनेस्ट बात होती है, कैंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आज एंटोनिम याद रखना है इसका। द स्पीच रिलाइड ऑन रिटोरिक इंस्टेड ऑफ क्लियर पॉलिसी। जो भाषण था नेताजी का वो रिलाई ऑन करता था बड़ी बड़ी बातों पे, रिटोरिक पे, बजाय या इंस्टेड ऑफ साफ साफ पॉलिसी के, कानून के। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास आज का अपरेटस। देखिए अपरेटस, ये देख पा रहे हो सामने पिक्चर, ये कुछ मशीन सी है, इसमें कुछ गियर्स हैं, पता नहीं कौन सा गियर कैसे घूमेगा और ये मशीन काम करेगी। ऐसे बड़े बड़े गियर वाली मशीनरियों को अंग्रेजी में बोलते हैं अपरेटस। लेकिन ये मशीनरी कोई ऐसी फिजिकल मशीनरी नहीं। अपरेटस होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऊपर CEO होगा, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होंगे। अपरेटस होती है कोई सरकारी तंत्र जहां पे ऊपर कोई PM प्रेसिडेंट होगा, नीचे मिनिस्टर्स होंगे, है ना, फिर वोटर्स होंगे। तो किसी भी ढांचे को, स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को, प्रशासन को अंग्रेजी में बोला जाता है अपरेटस। ठीक है, अलग अलग हिस्से, मूविंग पार्ट से बना हुआ कोई एक होल कहलाता है अपरेटस। चलिए मशीनरी, फ्रेमवर्क, सेटअप और मैकेनिज्म सारे ढांचे के सिनोनिम्स हैं। और ढांचे का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? जब चीजें एक दूसरे के साथ मेल ना खाती हो, यानी डिसऑर्डर हो, केओस हो, एनार्की हो, डिसअरे हो। द स्टेट अपरेटस वॉज अंडर इमेंस प्रेशर। स्टेट की जो मशीनरी थी, स्टेट का जो ढांचा था राज्य सरकार का, वो इमेंस प्रेशर के नीचे था, बहुत ज्यादा दबाव के नीचे था। और क्यों? टू डिलीवर जस्टिस, जस्टिस को डिलीवर करने के लिए, इंसाफ को ला करके देने के लिए। और क्यों? टू राइट विक्टिम्स, इन राइट के विक्टिम्स को, दंगे के जो है शिकारों को। चलिए अच्छा वर्ड है ना। अगला वर्ड और अपने पास साज का टॉपल। ये वोकैब शीट आप डाउनलोड कर लेना जरूर से। सारे एक एक वर्ड्स को हमने एक एक स्लाइड पे कवर किया, पिक्चर्स के साथ में, निमोनिक्स के साथ में। अपने कलेक्शन में रखोगे, बड़ा अच्छा आपका वोकैब का कलेक्शन बन जाएगा एग्जाम्स के लिए। अगला वर्ड अपने पास टॉपल। देखो टॉपल वर्ड को प्यार से बोलो, धीमे धीमे, फटाफट में बोलो। फटाफट तो हो गया टॉपल, धीरे बोलोगे तो बनेगा टॉप फॉल। टॉप फॉल मतलब टॉप से फॉल, यानी आप ऊपर तक गए और फिर किसी ने आपको धक्का मार दिया, लुढ़का दिया। अंग्रेजी में लुढ़काने को, टॉप से किसी को फॉल करवाने को ही टॉपल करना बोलते हैं, टू कॉज समथिंग टू फॉल। अब देखो टॉपल का एक और मीनिंग भी है जो लुढ़काने से जुड़ा हुआ है, ऊपर जाकर के किसी चीज को। मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, कंपनी में बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए, या सरकार में कोई बड़े मंत्री बन गए, किसी भी जगह पे ऊपर तक गए और आपकी गद्दी से आपको हटा दिया गया, लुढ़का दिया गया, कोई और आदमी आपकी जगह आके बैठ गया। इसको भी अंग्रेजी में टॉपल करना बोलते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे खड़े खड़े आदमी को धक्का मारा जाए और वो गिर जाए, वही टॉपल होता है। वो तो होता ही है। अगर कहीं ऊपर पहुंच गए हो जीवन में, आपकी कुर्सी से आपको जबरन हटा दिया जाए धक्का मार के, उसको भी अंग्रेजी में टॉपल करना कहते हैं, टॉप फॉल। याद रहेगा अब ये वर्ड। चलिए ये जो दूसरा वाला मीनिंग मैंने आपको बताया ना, ये ज्यादा यूज होता है सरकारों के साथ। चलिए ओवरथ्रो करना, आउस्ट करना, डिथ्रोन करना, डिपोज करना, चारों का मतलब होता है किसी सरकार को गिराना। अच्छा गिराने से बिल्कुल उल्टा क्या होगा टॉपल का? बनाए रखना। तो स्टेबलाइज करना, अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, किसी चीज को बनाए रखना। इकोनॉमिक प्रेशर एंड पब्लिक अनरेस्ट कैन टॉपल इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रिजीम्स। आर्थिक दबाव और लोगों का गुस्सा लुढ़का सकता है, टॉपल कर सकता है, यहां तक कि सबसे ज्यादा मजबूत प्रशासनों को, सरकारों को। चलिए बैठ गए वर्ड दिमाग में। चलो अगला वर्ड अपने पास कोहेरेंट। देखिए ये वर्ड बना है को प्लस में हियर से। को का मतलब होता है साथ में, हियर का मतलब होता है यहां। तो आप किसी को ऐसा बोलते हो, जब यहां सब साथ आओ, यहां सब साथ आओ, तो आप इस कोहेरेंट वर्ड को वहां पे यूज कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए कोहेरेंट चीजें तब होती हैं जब उसमें सारे मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के साथ हों, यानी वो लॉजिकल हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, क्लियर हो। मान लीजिए आप मुझे कहानी दे रहे हैं कि लेट हो गए, आप मान लो ऑफिस आना आपको, आप लेट हो गए, तो आप कहानी बना रहे हो कि मेरी तो गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, और फिर 2 घंटे बाद पता लगा कि आपके पास तो गाड़ी नहीं है, आपने खुद ही बता दिया मैं नई गाड़ी लेने जा रहा हूं।
तो ये दो बातें कोहेरेंट नहीं है, ये दो बातें वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लियर और लॉजिकल नहीं है। स्टोरी तभी कोहेरेंट होगी जब आप गाड़ी का बहाना करोगे और फिर आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए और मुझे भी पता होना चाहिए आपके पास गाड़ी है। तो इस तरीके से जब चीजें लॉजिकल होती हैं वो कोहेरेंट होती हैं। थोड़ा एग्जांपल और लग सकता है आपको, लेकिन ये रियल लाइफ दे रहा हूं मैं आपको। तार्किक और स्पष्ट और सुव्यवस्थित चीजें कोहेरेंट होती हैं। चलिए, कोहेरेंट को लॉजिकल बोल सकते हैं आसान भाषा में, कंसिस्टेंट, रैशनल, स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं। उल्टा होता है इसका इनकोहेरेंट, फ्रेगमेंटेड, इलॉजिकल या chaotic। A coherent strategy is essential for achieving long-term policy goals। एक coherent सी, वेल फॉर्म सी, वेल ऑर्गेनाइज सी, लॉजिकल सी स्ट्रेटेजी जरूरी है, एसेंशियल है, ताकि अचीव किया जा सके लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स को। चलिए, कोहेरेंस नाम के नाउन से कोहेरेंट नाम का एडजेक्टिव बना है। ये वर्ड अब आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपना आज का कॉन्स्पिक्यूअस। देखिए, ये एक फोटो लगाई है मैंने, ये किसी मॉडल की है। फैशन मॉडल्स होते हैं ना, जो फैशन मॉडल्स का आपको सेंस ऐसा लगेगा देख करके, जो दूर से ही आप उनको पहचान लोगे। आम आदमी से थोड़े से अलग दिखेंगे, बॉडी के स्टाइल में, स्ट्रक्चर में, पहनावे में। तो जब भी कोई चीज आपको अलग दिखती है, जिसको आप देख करके अनदेखा नहीं कर सकते, जो बहुत भड़काऊ हो, साफ तरीके से दिखाई देती हो, नजरअंदाज ना की जा सकती हो, अंग्रेजी में कहलाती है कॉन्स्पिक्यूअस। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ये फोटो से तो आपने बैठ लिया, दिमाग में बैठा लिया। कॉन्स्पिक्यूअस वो चीज है जो ये कहती है कि यू कैन नॉट या यू कैंट स्किप अस, यू कैंट स्किप अस बिकॉज वी आर कॉन्स्पिक्यूअस। स्किप करना यानी किसी चीज को छोड़ देना। तो आप हमें छोड़ नहीं सकते हैं, आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम ऐसी चीज हैं जो आपकी नजर में जरूर आएंगे। यू कैन नॉट स्किप अस। चलिए, थोड़े से फनी बन रहे हैं निमोनिक्स, लेकिन ठीक है, अगर दिमाग में बैठ जाए तो यही अच्छा है। कॉन्स्पिक्यूअसली इसकी एडवर्ब फॉर्म है। भड़काऊ चीजों को, नोटिसेबल चीजों को, आंख में दिखने चुभने वाली चीजों को स्ट्राइकिंग, अपरेंट, ऑब्वियस, प्रोमिनेंट, नोटिसेबल बोलते हैं। उल्टा होता है इसका इनकॉन्स्पिक्यूअस, हिडन, सटल, ऑब्सक्योर या कंसील्ड, यानी छुपा हुआ। द डेटा हैड मैनी कॉन्स्पिक्यूअस गैप्स। डेटा में बहुत सारे साफ साफ दिखने वाले गैप्स थे या फिर कमियां थी। चलिए, 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाए आर्टिकल पे। एक समरी दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूं पीस का। मतलब मेरे आने के बाद दुनिया में वॉर्स रुक गई। पापा वॉर रुकवा दी है ना, इंडिया पाकिस्तान की, रशिया की भी रुकवा दूंगा मैं, थाईलैंड और कम्बोडिया की भी मैंने वॉर रुकवा दी। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं इनकी। एक्चुअल में तो ये खुद ही बॉम्बिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक कंट्रीज की। कभी ये ईरान की करते हैं, कभी ये वेनेजुएला की करने वाले हैं, और हाल ही में इन्होंने नाइजीरिया की भी बॉम्बिंग कर दी। अब इनकी सारी बॉम्बिंग्स में आपको एक सेट पैटर्न दिखेगा। ये बॉम्बिंग्स करते हैं ऐसे कंट्रीज की जहां पे ऑयल है, तेल है, और या फिर ऐसे कंट्रीज की जहां पे कोई क्रिश्चियन का मामला, यानी क्रिश्चियन से कोई लिंक बैठा हो। क्रिश्चियनिटी को अपीज करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लोगों की नजर में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के काम कर रहे हैं और दुनिया भर की पीस को ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आज की टोन है एनालिटिकल। डोनाल्ड ट्रंप के इस जुनून को कि मैं बॉम्ब गिरा दूं सब जगह, इस जुनून को अच्छे से एनालाइज कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने। मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप पॉज करें और इसको ऐसा समझें कि आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट चल रहा है, मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें 4 सेंटेंसेज हैं। पढ़ करके आपको इनका मीनिंग निकालना है, जितना आप निकाल सकें। फिर आप मेरे साथ पढ़ो मिल करके, ताकि आपको आपके गैप्स पता लगे। सब लोग ट्राई देना इसको। चलिए शुरू करें। कराची ऑन क्रिसमस डे नाइजीरिया बिकेम द लेटेस्ट टारगेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स बॉम्बिंग स्प्री। कह रहे क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को नाइजीरिया नाम का जो देश है ये बन गया, बिकेम, क्या बन गया? सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा टारगेट या निशाना। और किसका? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बॉम्बिंग की स्प्री का, झड़ी का या सीरीज का। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है स्प्री। स्प्री का मतलब होता है जब कोई काम आप बिना सांस लिए करते हो, झड़ी लगा देते हो लगातार, है ना। शॉपिंग स्प्री कर रहे हो तो शॉपिंग ही किए जा रहे हो, मूवी स्प्री कर रहे हो तो मूवीज ही देखे जा रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बॉम्बिंग स्प्री पे आ गए हैं। ये बिना सांस के बस बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। चलिए, नाइजीरिया बन गया सब्जेक्ट। बिकेम है इसकी वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कह रहा है मिस्टर ट्रंप हैड अर्लियर क्लेम्ड दैट क्रिश्चियंस वर फेसिंग जेनोसाइड। कह रहे ट्रंप साहब जो हैं ये पहले ही ये क्लेम कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा के। क्या दावा कर चुके थे? क्लेम करना यानी दावा करना, कि जो क्रिश्चियंस हैं वो सब के सब फेस कर रहे थे
जेनोसाइड को यानी नरसंहार को। जेनोसाइड वर्ड आपको पता है, जब किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा करके टारगेट किया जाता है, मारा जाता है। तो ये दावा ये पहले ही कर चुके थे कि यहां पे क्रिश्चियंस के साथ नाइंसाफी हो रही है नाइजीरिया में। कह रहा है जी एन एलिगेशन अबूजा हैव स्ट्रांगली रिजेक्टेड। कह रहा है ये एक ऐसा एलिगेशन भी है, आरोप भी है, जिसको नाइजीरिया यानी अबूजा ने, कैपिटल है नाइजीरिया की, बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से रिजेक्ट किया है, मना किया है। तो नाइजीरिया तो बोलता है हमारे यहाँ कोई क्रिश्चियंस को नहीं मारा जा रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं क्रिश्चियंस को यहां पे सिस्टमैटिकली जेनोसाइड किया जा रहा है। चलिए, ट्रंप की वर्ब है हैड क्लेम्ड, ये काम पास्ट का पास्ट है, पहले ही हो चुका था। क्रिश्चियंस की वर्ब है वर फेसिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। जेनोसाइड को एक और अच्छे वर्ड से बताया जाता है पोग्राम, नरसंहार, है ना, पोग्राम। अबूजा की वर्ब है हैज रिजेक्टेड, रिजेक्ट करना, किसी चीज को खारिज करना। कह रहे जी द यूएस टारगेटेड टू अलेजेड इस्लामिक स्टेट कैंप्स इन सोकोटो, अ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। कह रहे फिर अमेरिका ने टारगेट किया इस बार 2 इस्लामिक स्टेट नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप्स को सोकोटो नाम के शहर में, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के अंदर। अब ये इस्लामिक स्टेट के जो कैंप हैं ये अलेजिड थे, कथित तौर पे थे, हमें पता नहीं है थे या नहीं, ये तो बाद में प्रूव होगा। लेकिन अमेरिका का ऐसा अलेज करना है, उसका ऐसा आरोप लगाना है कि यहां पे स्टेट के जो है कैंप हुआ करते थे। इस्लामिक स्टेट तो पता ना आपको, आइसिस। चलिए, अमेरिका की वर्ब है टारगेटेड, द यूएस टारगेटेड। सोकोटो कोई जगह का नाम है ना, नाइजीरिया में। कह रहा है ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन ही हैड रेपिटेडली क्रिटिसाइज्ड व्हाट ही कॉल्ड अमेरिकाज फॉरवर्ड वॉर्स। अब कह रहा है जी आयरोनी देखो, दौरान यानी ड्यूरिंग, पिछले ईयर के या लास्ट ईयर के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में 2024 में 23 में जो उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है, प्रेसिडेंट बने हैं 25 के अंदर। कह रहा है जी वजह की बात यह है कि पिछले वाले चुनाव में, पिछले ही साल उस कैंपेन के दौरान उन्होंने हैड क्रिटिसाइज किया था रिपीटेडली यानी बार बार। और किस चीज को? कह रहा है जी वट उस चीज को जिसको ये बुलाते थे ही कॉल्ड अमेरिका की ऐसी जंगें जो फॉरएवर हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। तो अपने इलेक्शन कैंपेन में बोल रहे थे कि मैं सारी जंगों को खत्म करूंगा जहां अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा ही कोई ना कोई जंग खेलता रहता है, फॉरएवर वॉर्स में इन्वॉल्व रहता है। तो मैं ये खत्म करूंगा और पीस लेकर के आऊंगा, ये ऐसा इनका खुद का वादा था। चलिए, ही आया ट्रंप के लिए। ही की वर्ब है हैड क्रिटिसाइज्ड, हैड प्लस में V3, पास्ट परफेक्ट टेंस। ही की वर्ब है कॉल्ड। ये व्हाट का मतलब होता है एक ऐसी चीज। रिलेटिव प्रोनाउन है, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है। अगर आप क्लासेस में रेगुलर हो तो एक वीक के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। हर 2-3 दिन से कॉन्सेप्ट रिपीट होता है बार बार, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो व्हाट का इस्तेमाल कब करना है, कब नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। अच्छे से रीडिंग लो इसकी, जितना समझ में आता है, जितना निकाल पा रहे हो मीनिंग निकालो। चल अब साथ में मैच करना मेरे। कह रहा है जी ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। कह रहा है इन्होंने स्टाइल किया खुद को ही, हिमसेल्फ को, और बतौर कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ पीस के बतौर, या शांति के प्रेसिडेंट के तौर। और कैसे? कह रहा है जी टेकिंग क्रेडिट फॉर एंडिंग सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉम्बैट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये सारा काम इन्होंने जो किया, खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस बताते हुए ये किया, टेक क्रेडिट फॉर करते हुए, श्रेय लेते हुए, क्रेडिट लेते हुए, खत्म करने का, एंड करने का बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को या फिर युद्धों को, जिसमें शामिल है भारत और पाकिस्तान के बीच का कॉम्बैट। चलिए, ही की वर्ब है स्टाइल। जब आप खुद को स्टाइल करते हो तो यानी अपना एक स्टाइल आप सबके सामने रख रहे हो, सबको बता रहे हो देखो मेरा स्टाइल देखो, मेरा स्टाइल देखो। तो इनका यही कहना है कि देखो मेरा स्टाइल, मैं हूं प्रेसिडेंट ऑफ पीस। कह रहा है जी इन रियलिटी हाउएवर मिस्टर ट्रंप इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स। कह रहा है लेकिन हकीकत में अगर देखें इन रियलिटी, तो हालांकि जो मिस्टर ट्रंप हैं वो ना के बराबर ही, लिटिल ही डिफरेंट हैं, अलग हैं। और किससे? अपने प्रेडिसेसर से, अपने पूर्वज से। प्रेडिसेसर में प्री लगा हुआ है। प्रेडिसेसर वो आदमी होता है जो आपसे पहले आपकी गद्दी पे बैठा था। सक्सेसर वो आदमी होता है जो आपके बाद आपकी गद्दी पे बैठेगा। तो ये रियलिटी में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, बराक ओबामा, जो इनके प्रेडिसेसर्स थे, उनसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब ये प्रेडिसेसर्स कौन है, आगे लिखा भी हुआ है। कह रहा है जी हु डिप्लॉयड अमेरिकाज मिलिट्री माइट्स एट विल अगेंस्ट वीकर नेशंस। ये वही पूर्वज थे ट्रंप के जिन्होंने डिप्लॉय किया था या काम पे लगाया था अमेरिका की मिलिट्री माइट को या सैन्य ताकत को
अपने हिसाब से एट विल, अपने हिसाब से एट विल, और किसके खिलाफ? वीकर नेशंस के खिलाफ, कमजोर मुल्कों के खिलाफ। तो अमेरिका यही करता है, ऐसा मुल्क जो बहुत कमजोर हो, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, वहां पे क्या करता है? अपनी फौजें चढ़ा देता है। जहां भी थोड़ी सी भी ताकत इनको दिखे, न्यूक्लियर वेपन्स दिख जाएं, वहां कभी भी पंगा नहीं लेता। तो यही इसके पहले वाले भी डोनाल्ड ट्रंप के सारे पूर्वज किया करते थे। चलिए, ट्रंप की वर्ब है इज। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, क्लोज टू नथिंग। लिटिल के पहले अगर अ लगा होता तो इसका मतलब होता पॉजिटिव वे में थोड़ा सा। अगर अ नहीं लगा हुआ, खाली लिटिल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी कई बार कर चुके हैं अपने। प्रेडिसेसर और सक्सेसर देख लेना, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जो आपसे पहले बैठा हो वो प्रेडिसेसर, जो आपके बाद आएगा वो है सक्सेसर। हु आया है प्रेडिसेसर्स के लिए, वर्ब है इनकी डिप्लॉयड। डिप्लॉय वर्ब का मतलब होता है काम पे लगाना किसी चीज को, जिस चीज के लिए वो बनी है। जैसे फौजें बनी है प्रोटेक्शन के लिए, तो फौजों को आप अगर बॉर्डर पे खड़ा करेंगे तो डिप्लॉय करेंगे, है ना। टीचर बना पढ़ाने के लिए, अगर टीचर को स्कूल में तैनात करेंगे तो डिप्लॉय करेंगे। तो ऐसे डिप्लॉय वर्ड को यूज किया जाता है। यहां पे विल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विल का मतलब होता है आपकी अंदर की इच्छा, आपकी रजामंदी। जब कोई काम आप एट विल करते हैं तो आप अपने हिसाब से करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। एज वन चूजेस और व्हाट। कह रहा जी, सिंस रिटर्निंग टू ऑफिस मिस्टर ट्रंप हैज बॉम्ब्ड यमन, सीरिया, सोमालिया एंड ईरान। कह रहे जब से ये रिटर्न किए हैं ऑफिस में, 4 साल बाद फिर से प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठे हैं, ट्रंप ने बॉम्ब कर दिया है एक ही साल में यमन को, सीरिया को, सोमालिया को और ईरान को। कह रहे ही इज ऑल्सो ओवरसीइंग एन ऑनगोइंग बॉम्बिंग कैंपेन ऑफ द वेनेजुएलन कोस्ट। कह रहे साथ ही साथ ये ओवरसी भी कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसी करना क्या होता है? सी मतलब देखना, ओवर यानी ऊपर से। आप जो है एक सुपरवाइजर हो, ऊपर खड़े हो कहीं ऊंची जगह पे, और नीचे वर्कर्स को काम करते हुए देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। इसको बोलते हैं ओवरसी करना। तो कह रहा है ये ट्रंप नाम का जो महाशय है, ये ओवरसी भी कर रहे हैं, यानी निगरानी भी कर रहे हैं एक ऑन गोइंग या चलते हुए बॉम्ब फेंकने के कैंपेन को, जो है वेनेजुएला के कोस्ट के, यानी कि उसके समुद्र तट के बिल्कुल नजदीक, यानी ऑफ। और ये सारा काम हो रहा है टारगेट करते हुए आम आदमी की बोट्स को, सिविलियन बोट्स को, कि वो ड्रग्स कैरी करती हैं, फॉर कैरिंग ड्रग्स। तो ये वेनेजुएला के क्या कोस्ट के पास अपनी मिलिट्री खड़ी करके बैठे हैं, और वहां से कोई बोट निकली, कोई जहाज निकला, उसको पकड़ लेते हैं और कभी बॉम्ब कर देते हैं, लोगों को जो है सिविलियंस को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि इनमें ड्रग्स जारी थी इसलिए हमने बॉम्ब्स गिराए हैं। तो ये काम भी इनका जारी है। चलिए, कुछ देखने वाला इसमें और खास था नहीं, फटाफट प्रोसेस कर रहे हैं। अब 1-2 ग्रामर कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसकी रीडिंग ले लो। कह रहा जी, इन नाइजीरियाज केस मिस्टर ट्रंप हैज फ्यूज्ड मिलिट्री एग्रेशन विद रिलीजन इन एन अपरेंट बिड टू अपील हिज क्रिश्चियन बेस। कह रहा है नाइजीरिया के केस की अगर बात करें तो ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने फ्यूज कर दिया, यानी मिक्स कर दिया। फ्यूज करना, दो चीजों को आपस में मिला देना। और किस किस को मिलाया भाई? पहली चीज थी मिलिट्री एग्रेशन, या फिर यूं कह दें फौजियों का एग्रेशन, सैन्य ताकत। और दूसरा इसने मिला दिया उसको रिलीजन के साथ, यानी धर्म के साथ। और क्यों मिलाया? इन एन एपरेंट बिड, एक एपरेंट बिड में, बिड का मतलब होता है कोशिश, एपरेंट का मतलब होता है साफ। एक साफ कोशिश में मिलाया इन दोनों चीजों को, और वो कोशिश थी अपील करने की, लुभाने की अपने क्रिश्चियन वोटर बेस को। ये काम इन्होंने किया, मैं क्रिश्चियंस को बचाने के लिए नाइजीरिया में बॉम्ब फेंक रहा हूं, ऐसा बोल के बॉम्ब फेंक दिया ताकि क्रिश्चियन अमेरिका के खुश हो जाए। ट्रंप की वर्ब है हैज फ्यूज। फ्यूज करना, दो चीजों को आपस में मिलाना। एग्रेशन यानी गुस्सा, या है ना आपके अंदर का आक्रामकता बोलते हैं इसको, लड़ाकापन बोल दो। इन अ बिड टू, बीच में एपरेंट लगा हुआ है, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर या साफ। इन अ बिड टू, इस फ्रेज का मतलब होता है इस कोशिश में, इस मकसद से, या इस, है ना, टारगेट के साथ। इन अ बिड टू। अब देखो, इन अ बिड टू को ध्यान से इसलिए देखना है, इन अ बिड टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, तीनों ही किसी काम के मकसद को बताते हैं। जैसे आप मेरे पास आए, और क्यों आए? पढ़ने के लिए इंग्लिश। सो यू केम टू माई हाउस, या यू विजिटेड माई हाउस इन अ बिड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन अ बिड टू के बाद में आप लर्न लिख रहे हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही इन ऑर्डर टू के बाद में भी करते हैं, मीनिंग इसका भी वही होता है, यू केम टू माई हाउस इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज।
और ऐसा ही आप सो एज टू के बाद में भी करते हैं, यू विजिटेड माई हाउस सो एज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन ये अलग पता किससे है, ये अलग है विद अ व्यू टू से। ये जो चौथा फ्रेज आप देख रहे हो ना, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती। अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, यू केम टू माई हाउस या यू विजिटेड माई हाउस विद अ व्यू टू लर्न, नहीं लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना, ये चारों फ्रेजेस दिमाग के एक कोने में होने चाहिए। 3 फ्रेजेस अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे, जैसे इस केस के अंदर 2+ में बेस फॉर्म लगी हुई है। चौथा वाला फ्रेज वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। अगर यहां पे विद अ व्यू टू लिखा होता तो यहां पे अपीलिंग आपको लिखना पड़ता। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, सब लोग इसको ट्राई देना। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्कीम विद अ व्यू टू इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट। सरकार ने लॉन्च किया स्कीम को इस मकसद के साथ, इस इरादे के साथ कि ये इंप्रूव करेगी एम्प्लॉयमेंट को, बढ़ाएगी रोजगार के अवसरों को। गलती अगर लग रही है तो सही करके अभी कमेंट्स में पोस्ट करो, लिखोगे देखते ही लिखते ही दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठेगा। चलिए आगे क्या हुआ, ये इसने नाइजीरिया में तो किया ही। कह रहा जी वाइल ही इंसिस्ट दैट हिज एक्शंस आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग नाइजीरियाज क्रिश्चियंस द रियलिटीज आर कॉम्प्लेक्स। कह रहे जहां ये आदमी जो है ट्रंप इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट करना यानी किसी चीज पे अड़ जाना, जिद करना। लोग मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी बोलना नहीं ऐसा ही ऐसा ही है। कह रहे जहां ये आदमी अड़ा हुआ है, जिद करता है इस बात पे कि इसके सारे एक्शंस नाइजीरिया में ये एम्ड एट हैं, ये इस इशारे पे हैं या इस एम पे हैं कि प्रोटेक्ट किया जा सके, महफूज रखा जा सके नाइजीरिया में रहने वाले क्रिश्चियंस को। कह रहे वहीं पे जो रियलिटीज हैं या फिर यूं कहते हैं जो हकीकतें हैं, सच्चाइयां हैं, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए ही की वर्ब है इंसिस्ट, एक्शंस की वर्ब है आर एम्ड, रियलिटी यानी हकीकत, इसकी वर्ब है आर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, जो सीधा साधा ना हो। अब रियलिटी क्या है नाइजीरिया में, यहां बताएगा। कह रहा है नाइजीरियाज 237 million people are roughly divided between Muslims who predominantly live in the north and Christians who are concentrated in the south। कह रहा अगर नाइजीरिया की 237 मिलियन पीपल को देखें, 237 मिलियन यानी लगभग 24 करोड़। कह रहा नाइजीरिया की 24 करोड़ की आबादी देखें तो वो रफली यानी मोटे तौर पे बटी हुई है, डिवाइडेड हुई है 50-50 करके 2 पार्टों में। पहला हिस्सा है मुस्लिम्स का, और वो कहां रहते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली यानी मेनली रहते हैं नॉर्थ में नाइजीरिया के। और दूसरा हिस्सा इनका बनता है बाकी का क्रिश्चियंस का, जो कंसंट्रेटेड हैं या फोकस्ड हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं साउथ नाइजीरिया में। ठीक है, पीपल प्लूरल नाउन है, पता होगा आपको, बिना एस के प्लूरल होता है। वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, पीपल की वर्ब है आर। पीपल आर डिवाइडेड समझ लो, वर्ब यहां पे ऐसे बनी हुई है। प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली है ना, चीफली। हु आया है मुस्लिम्स के लिए, हु की वर्ब है लिव। हु आया क्रिश्चियंस के लिए, हु की वर्ब है आर। कह रहे जी इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बिन अ सर्ज इन इस्लामिस्ट मिलिटेंसी पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ। कह रहे पिछले कई सालों में एक सर्ज देखा गया है, एक उछाल देखा गया है। देयर हैज बिन का मतलब रहा है, सर्ज का मतलब है उछाल। और किसमें, इस्लामिक मिलिटेंसी में, ऐसे आतंकवाद में जो इस्लामिज्म से जुड़ा हुआ है, रेडिकल इस्लाम से जुड़ा हुआ है। और कहा खास करके नॉर्थ नाइजीरिया में, जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं। तो जहां मुस्लिम्स रहते हैं वहीं पे टेररिज्म पिछले कुछ सालों में देखने को नाइजीरिया में हमें मिला है। चलिए, सर्ज यानी उछाल, इंक्रीज, वर्ब है इसकी हैज बिन। देयर से क्लोज शुरू हो तो सब जो वर्ब होती है वो अपने बाद में रखे हुए सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, हमेशा याद रखा करो। सर्ज यहां पे सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल होता तो वर्ब यहां पे हैव यानी प्लूरल होती। तो देयर के बाद इस चीज को खास ध्यान दिया करो हमेशा। चलो एक कॉन्सेप्ट और करवाएंगे आपको, आगे की कहानी देख लेना, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। कॉन्सेप्ट करवाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं ताकि अब एक बार खुद से देखो, हो सकता है आपके दिमाग में इसको लेके कंफ्यूजन हो। सवाल यह है कि बिटवीन और अमंग, इन दोनों को कैसे यूज करते हैं? क्या कोई ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, जिससे हर बार बिटवीन और अमंग को सही तरीके से यूज किया जाएगा? देखो, आपने अभी तक सीखा यह है कि बिटवीन होता है 2 चीजों के बीच और अमंग होता है 2 से ज्यादा चीजों के बीच। अगर 2 दोस्त हैं तो बिटवीन 2 फ्रेंड्स, अगर 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो अमंग 3 फ्रेंड्स, अमंग 4 फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है ना। देखो, ये जो आपने सीखा ना, ये ब्रॉडली सही है मोटे तौर पे, लेकिन 10% केसेस में ये काम नहीं करता। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, बिटवीन यूज होता है डिफाइंड चीजों के लिए,
अमंग यूज होता है अनडिफाइंड चीजों के लिए। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए डिफाइंड चीजें वो हैं जिनके नाम आपको साफ साफ दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, रमेश, सुरेश और महेश, और तीनों के बीच में कोई सीक्रेट है, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं देयर वॉज अ सीक्रेट अमंग रमेश, सुरेश, महेश, क्योंकि तीनों के नाम मैंने बता दिए। जब तीनों के नाम बता दिए तो तीनों हो गए डिफाइंड। अब चाहे ये 3 है चाहे 3000 है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ बिटवीन का इस्तेमाल होगा। इसलिए आप बिटवीन को कभी कभी 2 से ज्यादा चीजों के बीच में यूज होता हुआ देखेंगे। ट्रिक क्या है? जब भी चीजें डिफाइंड हो तब इस्तेमाल करना है बिटवीन का, चाहे वो 2 हो चाहे 2000 हो। और जब भी चीजें अनडिफाइंड हो, 2 से ज्यादा हो और अनडिफाइंड हो, तब इस्तेमाल करना है अमंग का। और जब चीजें 2 ही हो, चाहे डिफाइंड चाहे अनडिफाइंड, तो फिर तो बिटवीन आना ही है। 2 में तो बिटवीन आता ही आता है, चाहे डिफाइंड हो चाहे अनडिफाइंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 से ज्यादा वाला केस होगा ना, वहां बता रहा हूं, जहां साफ साफ नाम दिए गए हो तो बिटवीन, ना दिए गए हो तो अमंग। द एग्रीमेंट वॉज साइंड डैश द 2 कंट्रीज। एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2 देशों के बीच। देखो अब 2 ही हैं तो यहां दिमाग नहीं लगाना, यहां बिटवीन लगेगा। लेकिन अगला देखो, द एग्रीमेंट वॉज साइंड डैश द कंट्रीज। अब यहां पे कंट्रीज लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 5 है, हमें तो पता ही नहीं। इस केस के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे अमंग का। अब सवाल ये आएगा ना, सर ये 2 भी तो हो सकती हैं। हाँ लेकिन लिखा नहीं हुआ ना, अनडिफाइंड है। जहां पे डेफिनेशन ना दिखे, नाम ना दिखे, नंबर ना दिखे, तो वहां पे तो अमंग ही आएगा। 2 हो सकती है तो 5 भी तो हो सकती हैं, तो आप रिस्क क्यों लेते हो? ऐसे केस में अमंग लिखा जाएगा जब 2 का कोई मामला नहीं दिया हुआ। अब तीसरा केस देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन या अमंग इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। 3 कंट्रीज हैं और तीनों डिफाइंड हैं। 2 से ज्यादा हैं लेकिन डिफाइंड हैं, तो क्या करें? इस केस में यहां लगेगा बिटवीन। तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन देख रहा था बिटवीन अमंग की, हमारे वाईटी टेलीग्राम ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे। होपफुली अब यहां पे आपका है ना ये डाउट जो है सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला हो गया ना पूरा। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहे जी 2 मेजर इस्लामिस्ट ग्रुप्स, बोको हरम एंड द इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस या ISWAP, ऑपरेट मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। कह रहे फिर ये जो 2 इस्लामिक ग्रुप्स हैं, पहला तो सुना ही होगा आपने बोको हरम, और दूसरा क्या है जी ISWAP, मतलब दोनों ये जिहादी हैं। ये दोनों जिहादी ग्रुप जो हैं ऑपरेट करते हैं, अपना कामकाज करते हैं मोस्टली या ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में नाइजीरिया के। कह रहे द कोलैप्स ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, पोरस बॉर्डर्स एंड फ्री फ्लो ऑफ वेपन्स हैव टर्न द लेक चैड रीजन इनटू अ हॉट बेड ऑफ जिहादिस्ट एक्टिविटी। कह रहे फिर जो कोलैप्स है यानी ढह जाने का काम है नाइजीरिया के स्टेट इंस्टीट्यूशंस का। इंस्टीट्यूशन यानी सरकारी एजेंसियां, स्टेट आप समझते ही हैं। कह रहे सरकार के इंस्टीट्यूशंस का जो ढह जाने का काम है। फिर वहां पे एक जो बॉर्डर्स हैं जो बड़े पोरस हैं, पोरस का मतलब होता है छेददार, जिस चीज में आर पार होना बड़ा आसान हो, कोई पकड़ने वाला ना हो, कोई तारबंदी ना हो, तो ऐसे जो बॉर्डर्स हैं। और फिर जो वेपन्स का फ्री फ्लो है, बड़े आसानी से वहां पे हथियार मिल जाते हैं। ये तीनों चीजों ने बदल दिया है इस लेक चैड रीजन को हॉट बेड के तौर पे, हब के तौर पे जिहादिस्ट एक्टिविटी का। तो इन तीनों चीजों की वजह से वेपन आसान मिलते हैं, बॉर्डर से आना जाना आसान है, और स्टेट की मशीनरी खत्म हो गई है। इस वजह से लेक चैड रीजन में जिहादी एक्टिविटी आपको मिलेगी। कह रहा है बोको हरम एंड ISWAP along with the Islamic State Sahel province target both state apparatuses and local populations। कह रहा है फिर ये बोको हरम और IWSAP की बात करें जो कि मिल जाती हैं इस्लामिक स्टेट के साहेल प्रोविंस से। साहेल प्रोविंस जो है यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ने अपनी कैपिटल बना रखी है, ऐसा समझ लो। कह रहे ये दोनों तीनों जब मिल जाते हैं ना, तो फिर ये मिलके टारगेट करते हैं स्टेट के ढांचे को, स्टेट अपरेटस को, सरकारी अफसरों को, और लोकल आबादियों को, लोकल पॉपुलेशन को, बिना रिगार्ड दिए उनके फेथ को, बिना देखे उनके धर्म को। फिर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, पढ़ने में आसान था। अपरेटस यानी मशीनरी, तंत्र बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। हॉट बेड यानी ऐसी जगह जो हब हो। पोरस यानी जिसमें पोर्स हो, छेद हो। अगर बॉर्डर ही पोरस है तो यानी बॉर्डर पे कोई भी तैनाती मुस्तैदी नहीं है। चलिए
लास्ट पैराग्राफ है, फिनिश करेंगे इसको। कह रहा है इन नॉर्दर्न नाइजीरिया मुस्लिम्स आर प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ इस्लामिस्ट वायलेंस। कह रहा है अगर नॉर्दर्न नाइजीरिया की बात करें, उत्तर नाइजीरिया की, मुस्लिम्स यहां पे मेन विक्टिम है, प्राइमरी विक्टिम है इस्लामिस्ट वायलेंस का, या इस्लाम के द्वारा या इस जिहादी इस्लामिस्ट के लोगों के द्वारा की गई हिंसा का। कह रहा है यूएस पॉलिसीज टुवर्ड्स द रीजन हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ जिहादिस्ट एक्टिविटी इन वेस्ट अफ्रीका एंड साहिल। कह रहा है फिर अमेरिकन पॉलिसी भी है, और किस तरफ है भाई, किस चीज को लेकर के है, इस रीजन को लेकर के है, टुवर्ड्स द रीजन, जो भी अमेरिका ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। कह रहा है अमेरिका का सिस्टम, इनकी पॉलिसीज ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, बड़ा योगदान दिया है कि ये स्प्रेड कर सके, फैला सके जिहादिस्ट एक्टिविटी को वेस्ट अफ्रीका में और साहेल प्रोविंस में। अमेरिका जब भी कहीं बॉम्ब गिराता है तो अपने यहाँ भी 10 जिहादी वहां पैदा हो जाते होंगे अमेरिका से बदला लेने के लिए, तो अमेरिकन पॉलिसी भी बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। कह रहा द नेटो लेड बॉम्बिंग दैट टॉपल्ड लिबियाज गद्दाफी regime in 2011 unleashed armed fighters and weapons across the region। कह रहे फिर नेटो की बात करें तो नेटो की अगुवाई में जो बॉम्बिंग हुई, जिसने टॉपल कर दिया था या फिर गिरा दिया था, टॉपल याद है ना, टॉप से फॉल, किसी बड़े आदमी को ऊपर से नीचे गिराना, गद्दी से हटाना। तो नेटो के द्वारा जो बॉम्बिंग हुई 2011-12 में अरब स्प्रिंग के दौरान, जिस बॉम्बिंग ने हटा दिया गद्दी से लिबिया के गद्दाफी को और या उसके रिजीम को, शासन को, कह रहा है इसने भी अनलीज किया था, इस बॉम्बिंग ने भी रिलीज किया था या आजाद कर दिया था बहुत सारे आर्म्ड फाइटर्स को, हथियारबंद फाइटर्स को एंड वेपन्स को पूरे रीजन के अंदर। चलिए, अरब स्प्रिंग के बारे में पता होगा आपको, पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो है एक के बाद एक तानाशाह को गिराया गया है ना, गद्दाफी वद्दाफी लिबिया के अंदर, तो इसको तो मार ही दिया गया था अरब स्प्रिंग के दौरान, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जिहादी पैदा हुए। चलिए, नेटो बॉम्बिंग की वो है अनलीश करना, किसी चीज को खुला करना, आजाद करना। जब आप चीज को अनलीश कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो इन्होंने आर्म्ड फाइटर्स को अनलीश कर दिया जो अब हर जगह दिखाई देते हैं। कह रहा है जी व्हाट अफ्रीका नीड्स इज अ कोहेरेंट रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। कह रहा है जो चीज जिसे अफ्रीका को जरूरत है वो है एक ऐसी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो इस पूरे रीजन के लिए हो और कोहेरेंट हो, लॉजिकल हो। एक तरफ किसी टेररिस्ट को बढ़ावा देना, फिर दूसरी तरफ बॉम्ब करना, ऐसी कोहेरेंस, हमें कोहेरेंस चाहिए है ना, इस तरह से इलॉजिकल तरीके से हमें कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। तो ये अफ्रीका को आज जरूरत है। कह रहा है जी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी एट द लोकल लेवल। ये स्ट्रेटजी ऐसी हो जो फोकस्ड हो, जो जिसका पूरा फोकस लगा हो बिल्ड करने पे या बनाने में एक स्टेट कैपेसिटी को, राज्य सरकार की क्षमताओं को या इनकी नेशनल गवर्नमेंट की क्षमताओं को लोकल लेवल के ऊपर, एंड एनहांसिंग ग्राउंड लेवल कोऑपरेशन अगेंस्ट जिहादिस्ट ग्रुप, और जिसमें फोकस हो एनहांस करना ग्राउंड लेवल पे, जमीनी लेवल पे कोऑपरेशन को जिहादिस्ट जो है ग्रुप्स के खिलाफ। तो इस तरह की कुछ एक बढ़िया सी बनी हुई वेल फॉर्म स्ट्रेटजी अफ्रीका को चाहिए। चलिए, व्हाट की वर्ब है इज, व्हाट का मतलब है जो चीज, अफ्रीका की वर्ब है नीड्स, कोहेरेंट यानी जो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, वेल फॉर्म्ड हो, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जो लॉजिकल हो, है ना। जैसे मैं ऑफिस आने में लेट हो गया, स्कूल आने में लेट हो गया क्योंकि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और गाड़ी मेरे पास है नहीं, तो ये बड़ी इनकोहेरेंट सी बात है, दोनों बातें एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं बैठती हैं। तो स्ट्रेटजी ऐसी हो जो कोहेरेंट हो, जो बिल्कुल सोची समझी हो। चलिए, एक और पैराग्राफ है छोटा सा, ये भी फटाफट देख लो इसको, लास्ट में आपको सजेशन मिलेंगे अमेरिका के लिए। कह रहा है जी द यूएस शुड प्ले द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर नॉट एन आर्सनिस्ट। कह रहा है फिर अमेरिका की बात करें ना, तो इस अमेरिका को प्ले करना पड़ेगा एक रोल को, भूमिका को, जो है फैसिलिटेटर की। फैसिलिटेटर एक ऐसा आदमी होता है जो चीजों को फैसिलिटेट करे, या फिर यूं कह दें कि चीजों को आसान बनाए। तो अमेरिका को एक मददगार का रोल जो है प्ले करना है, ना कि एक आर्सनिस्ट का। आर्सनिस्ट ऐसा आदमी है जो आर्सन करता है, या तो ये फिजिकली आग लगाएगा चीजों में, किसी की गाड़ी में आग लगा देगा, किसी घर में आग लगा देगा, है ना, ऐसे ही, या फिर ये लोगों में आग लगाएगा, एक दूसरे को भड़काएगा। तो अमेरिका को आग लगाने वाला नहीं बनना, अमेरिका को बनना है फैसिलिटेटर, मददगार। चलिए, आर्सनिस्ट इस वर्ड वन वर्ड को नोट कर लेना, चाहे तो फिजिकली आग लगाते हो आप, और चाहे आप लोगों के मनों में आग लगाते हो, आप एक आर्सनिस्ट टाइप के पर्सन है। कह रहा है सच अ स्ट्रेटजी
इज कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट टुडे। कह रहा है ऐसी एक स्ट्रेटेजी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये साफ तौर पे दिखाई देने वाले तौर पे, कॉन्स्पिक्यूअस तौर पे नदारद है, एब्सेंट है, गायब है आज। कह रहा है जी वर्ड्स रिपीटेड कूज एंड स्टेट कोलैप्सेस हैव क्रिएटेड अ वैक्यूम विच द जिहादिस्ट आर ईगर टू एक्सप्लॉइट। कह रहा है जी इससे भी खराब बात यह है वर्ड्स बार बार के जो कूज हो रहे हैं, कू का मतलब होता है तख्ता पलट, टॉपल करना, वही कू बोलते हैं उसको। बार बार के जो कू होते हैं इस वेस्ट अफ्रीका में, और स्टेट के जो कोलैप्स होते हैं यानी सरकारें जो गिर जाती हैं, कह रहा है इन्होंने भी क्रिएट कर दिया है खाली जगह को, वैक्यूम को, जिसको जिहादिस्ट जो हैं ये सारे आतंकवादी ये बड़े ईगर हैं, उतारू हैं कि एक्सप्लॉइट करें, फायदा उठाएं। तो जब सरकार गिरती है और नई सरकार नहीं बनती तो अपने आप ही समाज में जो अपराधी होता है वो आगे आ जाता है गुंडा राज बनाने के लिए। तो बार बार के कू की वजह से जिहादिस्ट लोगों को बड़ा मौका मिल रहा है वैक्यूम को भरने का। चलिए, कू यानी तख्ता पलट, स्टेट कोलैप्सिस दोनों की वर्ब है हैव क्रिएटेड। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, इसमें डबल यू आता है ना। जिहादिस्ट की वर्ब है आर, ईगर यानी उतारू, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज का फायदा उठाना अपने काम के लिए। कह रहा है मिस्टर ट्रम्प्स एपिसोडिक मिलिट्री स्ट्राइक्स अलॉन्ग विद रिलीजियस रिटोरिक रिस्क वर्सनिंग द ग्राइंड सिचुएशन। कह रहा है जी लास्ट में ट्रंप की जो ये एपिसोडिक मिलिट्री स्ट्राइक्स है, एपिसोडिक यानी वेब सीरीज में एपिसोड आते हैं ना, पंचायत का पार्ट 1 आया, 2 आया, 3 आया, मंगलवार को एक एपिसोड, फिर बुधवार को एक एपिसोड। तो एपिसोडिक यानी छोड़ छोड़ के एक एक करके, दो दो करके, बार बार जब कोई चीज होती है। कह रहा जी ट्रंप की भी जो ये बार बार की एपिसोड के तरह एक जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, साथ ही साथ इनके रिलीजियस रिटोरिक के, धार्मिक तौर पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्रिश्चियंस को बचाने की। कह रहा है ये दोनों चीजें जो है ना, ये रिस्क कर रही हैं या इस जोखिम को जो है खड़ा कर रही हैं वर्सन करने का, खराब करने का जमीनी हकीकत को, ग्राउंड सिचुएशन को अफ्रीका में। कह रहा है जी अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द वेरी फोर्सेस ही क्लेम्स टू बी फाइटिंग। और अल्टीमेटली ये सारा काम होगा बेनिफिट करते हुए, फायदा देते हुए उन्हीं ताकतों को जिनको ट्रंप नाम का ये आदमी दावा करता है कि ये इनसे फाइट कर रहा है। तो वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं जिहादिस्ट ग्रुप के खिलाफ, लेकिन बार बार की वॉर की वजह से जिहादिस्ट ग्रुप मजबूत होते हैं क्योंकि सरकारें गिर जाती हैं। तो जिससे लड़ने का दावा कर रहे हैं ना, एक्चुअल में उसी को मजबूत बना रहे हैं। चलिए, मिलिट्री स्ट्राइक्स की वर्ब है रिस्क, ही की वर्ब है क्लेम्स, ही आया ट्रंप के लिए, एपिसोडिक यानी बार बार की, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कॉन्स्पिक्यूअस ये वर्ड देख लेना, पहले भी आया था, जो चीज है ना, जिस चीज को आप स्किप ना कर सके, कैन स्किप मी, तो आई एम कॉन्स्पिक्यूअस, है ना, जो आपकी नजर में बनी रहे। चलिए, होपफुली मजा आएगा आर्टिकल पढ़ के, चीजें अब साफ हुई होंगी दिमाग में। ऐसे चीजों को प्रोसेस करना सीखो। ये क्लास आपको उम्र भर नहीं लेनी है, 4-6 महीने ठीक से ले ली जाए। जिसने ली है उनसे पूछना आप, है ना, कमेंट सेक्शन में। 4 से 6 महीने के अंदर इंग्लिश की आपकी पूरी कमांड पकड़ आ जाती है। तो मेहनत पे भी फोकस रखो, ये मत सोचो सर अभी समझ नहीं आ रहा। 15-20 क्लासेस के बाद खुद ही आप कहोगे कि सर पहले नहीं आता था समझ, अब समझ आने लगा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के ऊपर बेस्ड, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, फटाफट इनको देखो, ट्राई दो, करवा दूं। अब खुद से ट्राई देना। प्राइमरी पैसेज का पर्पस क्या है, क्या बताया गया इस पैसेज में, मेन चीज। यूएस की मिलिट्री इन्वेंशन ने इस्लामिस्ट मिलिटेंसी को खत्म कर दिया है। धर्म के आधार पे जो दरारें होती हैं वो रूट कॉज है नाइजीरिया में सिक्योरिटी के क्राइसिस का। ट्रंप के मिलिट्री एक्शन और रिलीजियस जो रिटोरिक है वो बड़े हार्मफुल है पीस के लिए। नाइजीरिया के इंटरनल फेलियर जो हैं वो एब्जॉल्व करते हैं या जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं फॉरेन पावर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आंसर है सी, ट्रंप के एक्शंस की वजह से पीस खराब हो रही है, बस यही इसका पर्पस है ना। चलिए, ऑथर का रेफरेंस है कि मुस्लिम्स ही प्राइमरी विक्टिम है इस्लामिस्ट वायलेंस के। ये रेफरेंस क्या सर्व करता है, क्या बताना चाह रहा है इस रेफरेंस से ऑथर? देखिए, इससे एक सिंपल बात बताई जा रही है कि अगर मुस्लिम्स ही इस्लामिस्ट जिहादियों के हत्थे चढ़ते हैं तो फिर ये जो पूरा टेररिज्म का मसला है ये रिलीजियस नहीं है, ये सोशो इकोनॉमिकल है अफ्रीका में। अगर ये रिलीजियस होता तो फिर क्रिश्चियन मरते सारे, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ही हमले होते, लेकिन हमले ज्यादा हो रहे हैं मुस्लिम्स पे ही, कर भी रहे हैं मुस्लिम्स। तो मामला क्या है, रिलीजन का कम है और यहाँ की आबादी के सोशल, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसका ज्यादा है। तो अंडरमाइन करने के लिए इन क्लेम्स को, दावों को कि ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा का पूरा रिलीजियस है, इस बात के लिए इसने ऐसा कहा है।
थोड़ी सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगती है बात, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखोगे आप तो ये इस निष्कर्ष पे आप पहुंचोगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वोकैब के जो मुझे लगता है आप खुद से हैंडल कर ही लोगे। ऐसा आदमी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाए या लोगों में आग फैलाए उसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट का एंटोनिम क्या है? रिटोरिक का एंटोनिम क्या है? और लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, दोनों कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं इस पे अप्लाई करना है ना। इन अ बिट टू वाला और दूसरा कौन सा, बिटवीन अमंग वाला। आराम से लगा करके देखो, 3 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में है। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। क्लास आज की कैसी लगी अपना फीडबैक भी जरूर से दें। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन साइनिंग।